तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में आज हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के अंतर्गत हम लोग जो कोशिका विभाजन टॉपिक है उसको लाइन से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और इसी अध्ययन के टॉपिक में हम लोग आज अर्धसूत्र विभाजन क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी फिगर सहित आपको देने वाले हैं। जो पिछला वाला 2 क्लास था उसमें हम लोग क्या समझ चुके हैं, कोशिका विभाजन के दोनों प्रकार असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन को, और भी आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग कोशिका विभाजन के तीसरा प्रकार अर्धसूत्री विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फिर इसके विभाजन के चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। इतना क्लियर? चलिए अर्धसूत्र विभाजन क्या होता है। तो इस विभाजन में विभाजित होने वाली कोशिकाओं की संख्या द्विगुणित अर्थात 2n होती है। द्विगुणित अर्थात उसी को क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं। क्या बोला गया, इस विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में जो विभाजित होने वाली कोशिका की संख्या है वो कैसे होती है, 2n यहाँ पर होती है। देख सकते हैं 2n अर्थात इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे पढ़ेंगे। इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं से आधी रह जाती है। अब क्या बोला गया, ये जो एक लाइन इसमें क्या बोला गया ध्यान देंगे। जब ये जो द्विगुणित कोशिका है, अब जब ये विभाजित होगा, इसमें जब विभाजन की क्रिया होगा, अर्धसूत्र विभाजन का क्रिया होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों आधा आधा में बढ़ जाता है। उसी को बोला गया है कि इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में, देख सकते हैं ये हो गया संतति कोशिका डॉटर सेल, तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं से आधी रह जाती है। मातृ कोशिका से आधी अर्थात इसमें देख सकते हैं 46 गुणसूत्र है। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा, ये जो गुणसूत्र बन रहा है नया, वह क्या हो जाएगा, उसमें आधा आधा पहुंच जाएगा। इतना क्लियर? आगे पढ़ेंगे। युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। क्या बोला गया, इसके बाद क्या होगा, युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बन जाता है। यहाँ पर एक और आ जाएगा इस प्रकार से, एक एन वाला, उसके बाद इन दोनों में जब क्रॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, एक मेल एक फीमेल आ जाएगा। इतना क्लियर? आगे पढ़ेंगे। जिससे गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित अर्थात 2n हो जाती है। देख सकते हैं युग्मनज जब मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है और फिर से ये 2n में बदल जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फार्मर तथा मुरे ने, देख सकते हैं इसकी जो खोज है या फिर इसका जो नाम करता है कौन है, फार्मर तथा मुरे ने सन 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन को मियोसिस नाम दिया है। इस कारण इसको मियोसिस डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर? दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में ही पाया जाता है। जनन कोशिका जैसे हमारा वृषण में स्पर्म हो गया और अंडाणु में ओवम हो गया। इतना क्लियर? और उसमें होता है, क्या बोला गया, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका जैसे कि स्पर्म और ओवम में होता है, शुक्राणु और अंडाणु में होता है। इतना क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार हो रही है। पहला तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ पर फिर से हो रहा है। पहला 46 जब 46 तक टूटता है तो 23 में टूटता है, फिर इससे फिर टूटता है तो ये फिर से एक एक n अर्थात 23 में टूट जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? उसी को बोला गया इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। पहले यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। देख सकते हैं इसके फलस्वरूप जब दूसरा विभाजन की क्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका 1 2 3 4 का निर्माण हो जाता है। उसी को बोला गया है। चलिए इस प्रकार से हम लोग अर्धसूत्री विभाजन को बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब इसको कितने चरण में बांटा गया उसको देख लेते हैं। तो इसको 2 चरण में बांटा गया है, अर्थात 2 चरण में जो है अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण होता है, उसी को बोला गया। पहला है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अब ये जो दोनों टॉपिक है इसको हम लोग अगले वाले क्लास में, अगले वाले टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या है,
द्वितीय अर्धसूत्र विभाजन क्या है, हालांकि यही है, लेकिन उसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वाले क्लास में जानेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस पैरेंट्स टॉपिक में हम लोग अर्धसूत्र विभाजन को अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।